स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे सिंथेटिक एलिमेंट्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे समझिए ये सब एलिमेंट जो होता है इसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, यानी कि अगर आप इससे नीचे उतरते हैं तो आपके पास मैटर नहीं रहेगा, आप सब एटॉमिक पार्टिकल में उतर जाएंगे। जैसे कि अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन का बिहेवियर कहाँ से आता है? वो उसके एटम से आता है। क्या होगा अगर हाइड्रोजन का एटम तोड़ देते हैं? तब उसमें कोई भी बिहेवियर नहीं रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन है जो आपको किसी भी और चीज़ में, लिथियम में मिले, चाहे आपको एल्युमिनियम में मिले, चाहे आयरन में मिले। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए एलिमेंट्स का बिल्डिंग ब्लॉक एटम्स होता है, और एटम्स पे ही सारी चीज़ें, एटम फाउंडेशन उसके अंदर उतर गए तो आप सब एटम के पर पहुंच गए। अब आपके पास कोई प्रॉपर्टी, कोई बिहेवियर नहीं रहेगा। इसीलिए एटम इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रियलिटी। तो ये एलिमेंट, इसे को हम लोग क्लासीफाई करते हैं एज ए एलिमेंट के तौर पे। और ये पीरियोडिक टेबल तो आप पढ़े ही होंगे, देखे होंगे, और आपको इसका दूसरा डिजाइन पीरियोडिक टेबल मिलेगा जिसमें ये सेक्शन काट के नीचे रख दिया जाता है ताकि एक्चुअली पेपर में फिट हो सके। लेकिन एक्चुअली ये आप विकीपीडिया में कभी ध्यान दीजिएगा, विकीपीडिया में सारे साइड में ये लॉन्ग दिया रहता है पीरियोडिक टेबल, क्योंकि एक्चुअली ये ऐसा होना चाहिए, प्रिंट होने में दिक्कत होगा, इसलिए ये पूरा सेक्शन काट के नीचे कर देते हैं। तो ये समझ, ये सारे एलिमेंट्स जो है, ये सब में जब ये पीरियोडिक टेबल बनाया था, बहुत सारा हम लोग फाइंड किए थे, और बहुत सारा जगह के लिए हम लोग एम्प्टी स्पेस दे दिए थे। मतलब कि जैसे मान लिया आपको 5 नंबर मिल गया, 6 नंबर मिल गया, 7वां नंबर नहीं मिला, 8वां नंबर, 9वां नंबर आपको मिल गया, 10वां, तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए नंबर 7वें पे। तो ऐसे ही करके पीरियोडिक टेबल को लिखा गया था कि ठीक है, नंबर पे हिसाब से अरेंज करने लगे, सारा एल्गोरिदम लगाए तो हिसाब बन गया, कुछ ही जगह खाली बच गया। तो खाली जगह पे जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, जैसे जैसे और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो हम लोग को मिल गया, लेकिन कुछ कुछ तब भी नहीं मिला। तो ये समझिए कि बहुत सारी चीज़ जो हम लोग को नहीं मिला, जो नेचुरली नहीं ऑकर करता है, वो सब इंसानियत बनाने लगा। ये वीडियो उसी पे है। आप ये समझिए कि ये सारे एलिमेंट्स जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, ये सब नहीं एग्जिस्ट करता है अर्थ पे, धरती पे कहीं पे भी। ऐसा नहीं कि बस आप जाके अरे खोद के ये निकाल लिया। जैसे आपको कोई भी रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए, या सिलिकॉन चाहिए, टाइटेनियम चाहिए, टाइटेनियम चाहिए, कुछ भी चाहिए, यूरेनियम चाहिए, सब आपको मिलेगा, धरती पे ही मिलेगा। लेकिन जो एलिमेंट्स के बारे में बात करें, ये धरती में नहीं मिलता है। सिंथेटिक एलिमेंट का पहला रिक्वायरमेंट वही होता है। दूसरा, इसका बनाने का काम हम लोग इसे ऐसे करते हैं कि फंडामेंटल लेवल पे, यानी कि सब एटॉमिक लेवल पे उतर के छिड़खानी कर देते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस में किसी और न्यूक्लियस को डाल देना, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कर देना, मतलब समझ रहे, फंडामेंटल छिड़खानी कर रहे हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री का रिएक्शन नहीं हो रहा है, फंडामेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स पे उतर के छिड़खानी कर रहे हैं। और सिंथेटिक एलिमेंट्स के साथ एक समस्या आता है कि उसे पीरियोडिक टेबल में रखा कहा जाए, क्योंकि कुछ भी, कोई भी एलिमेंट आप देखते हैं तो वो सिर्फ ऐसा नहीं होता है। ये एलिमेंट सारे का समझिए एक तौर का एवरेजिंग किया हुआ है कि कौन सबसे डोमिनेंट आइसोटोप है जो नॉर्मली मिलता है। तो जब आप सिंथेटिक बना रहे हैं तो आइसोटोप बहुत सारे बनते हैं। जैसे हर एलिमेंट का बहुत सारा आइसोटोप होता है, तो सिंथेटिक एलिमेंट्स जो बनाए जाते हैं उसके भी खूब सारे आइसोटोप होते हैं। तो हिसाब ये लगाया जाता है कि उसके न्यूक्लियन काउंट्स को देखा जाएगा, यानी प्रोटॉन और मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितना चाहिए उसको जोड़ के उसका एटॉमिक मास यूनिट निकाला जाएगा। और मान लीजिए 4-5 तो निकल जाता है, मतलब आपने कुछ बनाया, उसका 4-5 कन्फिग्रेशन बन रहा है, तो वो 4-5 कन्फिग्रेशन में जो सबसे स्टेबल होगा, यानी जो सबसे लंबा समय तक टिक पाता है, जिसका सबसे बड़ा हाफ लाइफ रहता है, उसको वैल्यू दिया जाएगा, उसे पीरियोडिक टेबल में डाला जाएगा। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आज। तो यहाँ पे एक हाफ लाइफ टॉपिक आपको बार बार सुनने को मिलेगा। तो हाफ लाइफ के बारे में एक चीज़ समझना जरूरी है, हर चीज़ में होता है हाफ लाइफ। हर एक एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में, उसमें हाफ लाइफ है। बस अंतर यह है कि कुछ कुछ का बहुत बहुत ज़्यादा जीरो है, उसके नंबर में गिना नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे बिस्मथ जो है, बिस्मथ का अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ था कि 20 बिलियन ईयर्स उसका हाफ लाइफ है। तो समझ लीजिए हर चीज़ डिके करेगा, क्योंकि मैटर एक्चुअली है क्या? मैटर है एनर्जी का, मतलब एक तौर पे समझिए कंडेंस फॉर्म है। तो ओवर टाइम वो डिके हो ही जाएगा, लेकिन बहुत लंबा टाइम में होगा। तो जनरली हम लोग जब हाफ लाइफ कहते हैं तो ये सब जनरली शॉर्ट पीरियड में कहा जाता है। शॉर्ट पीरियड कॉस्मिक स्केल पे बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे समझिए कि आप एक ही एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे आप कार्बन उठाते हैं, कार्बन का जनरली हम लोग C6 कार्बन देखते हैं हर जगह, तो उसके बहुत सारे आइसोटोप होते हैं। अलग अलग आइसोटोप जो है अलग अलग बिहेवियर रखेगा, ये बात समझना जरूरी। कहने को सब कार्बन रहेगा, लेकिन सब अलग अलग बिहेव करेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन के केस में 15 आइसोटोप हम लोग को अभी तक पता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन 15 हम लोग को मिल चुका है। इसमें समझिए अगर एग्जाम्पल लेते हैं, C14 का जो आइसोटोप आता है वो 5700 साल चलता रहता है, लंबा लाइफ, यानी इजिप्शियन के टाइम में बनाए रहेंगे तो अभी आधा मतलब 25% कम हुआ रहता है। फिर वहीं पे एक दूसरा वेराइटी आता है C11। अब C11 जो है ये 20 मिनट में स्वाहा हो जाता है।
तो वही समझिए, हर का अलग अलग तिकड़म लगता है। आप एक एलिमेंट पे नहीं कह सकते कि ये एलिमेंट है तो ये एलिमेंट का इतना हाफ लाइफ होगा। एलिमेंट का एग्जैक्ट आइसोटॉप पे डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा चलेगा या कितना छोटा जिएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हाइड्रोजन का एक वैरायटी आता है, वो आप खुद खोजिए, उसको घड़ी में इस्तेमाल किया जाता है, मिलिट्री वॉचेस में, कि उसमें ये लूम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और ये सब खुद ब खुद ग्लो करता है बेटा डीके से। तो मतलब ये रेडियम का रिप्लेसमेंट है, और ये मतलब हार्मफुल नहीं होता जैसे रेडियम होता था। तो बहुत इस्तेमाल होता है। और एटॉमिक नंबर के तौर पे अगर आप देखेंगे तो अगर न्यूट्रॉन का नंबर 99 से ऊपर भागने लगता है तो उसका हाफ लाइफ जो है बहुत छोटा होने लगेगा। मतलब यूरेनियम एक तौर से कहिए कहा जाता है कि जनरली लास्ट स्टेबल एलिमेंट के तौर पे माना जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यही स्टेबल है, एकदम पीरियोडिक टेबल पे यही लाइन खींच दिया जाता है, लेकिन आप समझिए कि बाकी सारा कॉस्मिक स्केल पे अगर आप देखने जाएंगे तो सबकी लाइफ स्पैन इसके सामने छोटा लगने लगता है। तो वैसे ही आपका जैसे हैवी आयन का साइज बढ़ते चला जाएगा, अनस्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी और लाइफ उतना शॉर्ट होता चला जाएगा। 99 के बाद हम लोग मतलब हाफ लाइफ आप 1000 साल में नहीं गिनेंगे, हाफ लाइफ आप माइक्रो सेकंड में गिनेंगे, नैनो सेकंड में गिनेंगे, फेमटो सेकंड में गिनेंगे। मतलब एक पूरा सेकंड भी नहीं रह पाएगा मटेरियल। तो वही समझिए कि आप 100 से स्टार्ट करेंगे, 50% ये 50% खत्म हो जाएगा जो उसका पहला हाफ लाइफ साइकिल है, 25% बचा रह जाएगा जब दूसरा हाफ लाइफ साइकिल है, ऐसे ऐसे करके हटते चला जाता है। इसीलिए कभी ये मत सोचिएगा कि मतलब 2 जनरेशन के बाद पूरा खत्म हो जाता है। वो पहला 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12, 12 से 6 और उससे 3 पे आएगा। ये हाफिंग का यही मतलब होता है, हर बार हाफ होता है, ऐसा नहीं कि 2 बार हाफ हुआ खत्म हो गया। 100, 50, 25, 12, 6, 3, ये समझना एकदम ज़रूरी है, इसीलिए इसे हाफ लाइफ कहा जाता है। अब बात करते हैं ये बनाते कैसे हैं। ये सब मैजिकल चीज़ है, मैंने तो ऊपर एक थंबनेल में डाल दिया था आयरन मैन का इमेज, लेकिन रियल लाइफ में कैसे बनाते हैं। तो रियल लाइफ में ये सब को करने के लिए आपको हाई एनर्जी इवेंट चाहिए। मतलब अगर आप समझना चाहेंगे तो आधा से ज़्यादा पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट आता कहाँ से, वो सब आता है सुपरनोवा से या हाइपरनोवा से, बड़े बड़े बिग बूम इवेंट से आते हैं। क्योंकि नॉर्मल फिजन हो, नॉर्मल फ्यूजन हो, ये सब बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं बनाता है, बनाता ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं बनाता है। लेकिन जब एक बड़ा डेटिनेशन होता है, जैसे कोई स्टार कुछ ज़्यादा जोर से बूम हो जाता है, तो बहुत सारे सब एलिमेंट्स बनते हैं, बहुत सारा। मतलब आपका पीरियोडिक टेबल का 10-20 एलिमेंट भर रहा है स्टार नॉर्मल लाइफ में, और जो वो सुपरनोवा होगा तो वो 100-150 एलिमेंट तक भर डालेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत हाई एनर्जी इवेंट चाहिए। और इस सब करने के लिए इंसानियत कैसे उतना हाई एनर्जी पहुंचता है, जनरली न्यूक्लियर रिएक्टर में वैसा होता है, या एक्सप्लोजन में, मतलब हम लोग भी बूम बना लेते हैं छोटा मोटा अच्छा खासा, या पार्टिकल एक्सीलेटर में। तो पार्टिकल एक्सीलेटर में उतनी एनर्जी नहीं रही, लेकिन वो फोकस बहुत होता है। मतलब आप कुछ एलिमेंट्स को पकड़ रहे हैं और उसमें आप एनर्जी डाल दे रहे हैं, भैया नहीं नहीं तुम ही में पूरा एनर्जी डाल रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं चाहिए गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कुछ मेगावाट अगर कुछ पार्टिकल्स पे फोकस कर देते हैं तो वो काम हो जाता है। तो पार्टिकल एक्सीलेटर समझिए एक प्रिसाइज इक्विपमेंट बन जाता है जिसमें हम लोग प्रिसाइसली काम कर पाते हैं। तो जनरली अभी जितने भी एलिमेंट्स बनाए जाते हैं वो पार्टिकल एक्सीलेटर्स में बनाए जाते हैं। और पार्टिकल एक्सीलेटर में कर क्या रहे हैं, तिगड़म क्या है, तिगड़म यह है कि आप एक न्यूक्लियाई लेते हैं। ये बात समझिए कि एटम 99.99% खाली स्पेस रहता है। तो आप कुछ भी उससे भिड़ाना चाहते हैं तो 90% केस में आप भिड़ेंगे ही नहीं, सीधा सीधा आप उससे मतलब मिस कर जाइए सीधा सीधा। तो किया जाता है फिल्म लिया जाता है या कोई भी कैप्सूल लगाया जाएगा कि इसमें हमको भिड़ाना है, फिर दूसरा पार्टिकल लेंगे उसको एक्सेलरेट करेंगे फुल स्पीड पे और फेंकेंगे। 99.99% केस में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एम्प्टी स्पेस है। एटॉमिक स्केल पर अगर आप उतर जाते हैं दोनों में सिर्फ एम्प्टी स्पेस ही बचा रहेगा। लेकिन उसके बाद दूसरा एक तिगड़म आता है कि मान लीजिए कि आप इतना खूब सारा भेज रहे हैं, कोई ना कोई तो न्यूक्लियर पर न्यूक्लियर भिड़ेगा। दिक्कत यह हो जाता है कि अगर न्यूक्लियस पे न्यूक्लियस भिड़ता है तो दोनों में रिपल्सिव फोर्स होता है, यानी कि दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास नहीं आना चाहता, वो बाउंस कर जाए। इसीलिए एनर्जी बढ़ानी पड़ती है ताकि आप उस फोर्स को ओवरकम कर सकें। अगर आप फोर्स को ओवरकम कर पाते हैं बम, नहीं ओवरकम कर पाते हैं फेल हो जाएगा। तो मतलब समझिए एक तौर का ये लिमिटेड फ्यूजन हो रहा है, आप दो एलिमेंट्स को लेकर फ्यूज कर रहे हैं, तो वही समझिए। और कई केसेस में जैसे कि अगर आप बात करते हैं कैल्शियम 48 को लेके कैलिफोर्नियम 249 से अगर मान ला देते हैं तो जितने चीज़ मिलते हैं तिगड़म तिगड़म वाले चीज़ मिलते हैं जिनका नाम पढ़ने की कोशिश में मैं ऊपर चला जाऊंगा, जैसे कि लिवरमोनियम, मतलब एक लैब के नाम पे दिया हुआ है। तो ये सब का लाइफ हाफ लाइफ जो होता है बहुत छोटा होता है, 8 मिली सेकेंड, 125 मिली सेकेंड, 0.7 मिली सेकेंड। तो ये सबको पढ़ाएंगे कैसे भैया, ये मिली सेकेंड में हो रहा है कैसे आप जानेंगे। तो ये सबका डेकअप ये होता है, जो डीके पार्टिकल्स होते हैं, हर मटेरियल जो टूट के जो छोटे छोटे बनाता है उसे पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए ये सब जितने लैब्स आप देखेंगे उसमें दो हिस्से होते हैं, पहला होता है एक्सेलरेटर, पार्टिकल एक्सेलरेटर जो बना रहा है काम, दूसरा होता है स्टडी करने वाला सारा सेक्शन कि उसमें स्टडी करो, मैग्नेटिकली उसे सेपरेट करो, उसका टेम्परेचर देखो, उसका मतलब जितना आप तिगड़म लगा सकते हैं कुछ मिली सेकंड में आप करो। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं।
अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल क्या है, इतना तिगड़म-उगड़म कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल क्या है? तो कुछ-कुछ का इस्तेमाल होने लगा है, जैसे कि अमेरिसियम यानी कि अमेरिका में जो बनाया था, उसका 95 नंबर है न्यूट्रॉन पे चलिए, तो इसे स्मोक डिटेक्टर में पहले इस्तेमाल किया जाता था। अब इसका ज़रूरत नहीं पड़ता, अब इससे बेटर ऑप्शन मिल गया, लेकिन ये काफ़ी साल तक एकदम मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। फिर आते हैं कर्लियम जो है 96 पे है, इसका इस्तेमाल होता है एक्स-रे स्पेक्ट्रोग्राफी में। जैसे कई बार आप मान लीजिए देखते होंगे स्पेस प्रोब है, जाके एक्स-रे का स्टडी कर रहा है। कैसे एक्स-रे का स्टडी कर लिया, जब तक मतलब सेलेस्टियल सोर्स से नहीं आ रहा, मतलब आप एस्ट्रॉइड का एक्सरे स्टडी कैसे कीजिएगा? तो ये इसके में रहता है, इसका वो मतलब समझिए शटर खोल के एक चेंबर में रहेगा, चेंबर पूरी तरह से सील रहेगा, एक साइड को खोल लिया जाता है तो उससे एक्सरे निकलने लगता है, आपको बिजली खपाना नहीं पड़ता है। तो ये किया जाता है। फिर कैलिफोर्नियम, यूएस का एक स्टेट पे नाम पे दिया हुआ है, 98 जो है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन इमीटर है, तो इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। कई जगह पे इसका इस्तेमाल करके बिल्डिंग को स्टडी किया जाता है, यानी कि जैसे आपको एक बिल्डिंग बना है, कंक्रीट का आप एक फाउंडेशन डाले हैं, तो अगर वो बहुत मोटा है तो आर पार उसके एक्सरे नहीं जा पाएगा ठीक से, आपको नहीं दिखेगा उसका डिटेल क्या है, क्या उसमें कोई क्रैक्स है, अंदर जो छड़ है ठीक ठाक है कि नहीं। तो ये सब न्यूट्रॉन का स्टडी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ज़मीन का स्टडी करना है, जैसे आपको खूब गहराई में जाके देखना है कि ह्यूमिडिटी है कि नहीं, तो ये सब न्यूट्रॉन वाला सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और कई बार कैल्फोनियम का इस्तेमाल किया जाता है एज ए इग्नाइटर नॉर्मल रिएक्टर को स्टार्ट करने के लिए, फिर ये न्यूट्रॉन सोर्स है, आपको कोई छोटा रिएक्शन नहीं करना पड़ेगा, ये है न्यूट्रॉन सोर्स। फिर ये बात समझिए, ये सब तो यूज़फुल हो गया, लेकिन जैसे ही नंबर 99 क्रॉस करते हैं, सारा की लाइफ एकदम मिली सेकंड में आ जाता है। मतलब ये सब तो थोड़ा लंबा टिक सकता है, कुछ कुछ केसेस में हम लोग ऐसा एलिमेंट्स बनाते हैं जो समझ लीजिए कि 6-7 घंटे तक रेडियो एक्टिव रहता है, तो बोलेंगे उसका क्या काम है? मेडिकल यूज़ में वो आपके अंदर डाल दिया जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन को ट्रैक करेगा, खुद ब खुद डिके कर जाएगा, और जो डिके प्रोडक्ट्स होता है वो नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन उस दरमियान तक आपको अच्छा से बॉडी को स्टडी करने को मिलता है, कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं होता। जनरली वो कैंसर पेशेंट्स पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये है तिगड़म वाला ही चीज़, लेकिन अब कैंसर आपको ऊपर ले ही जाएगा, तो लोग स्टडी करने के लिए करते हैं, और काफ़ी यूज़फुल होने लगा। और कुछ कुछ केसेस में न्यूट्रॉन इमिशन का इस्तेमाल करके फोकस किया जा रहा है, एकदम एक पॉइंट पे अगर फोकस कर दें आप न्यूट्रॉन, तो बहुत बढ़िया से वो ट्यूमर को बूम कर देता है। तो इस्तेमाल है, ऐसा नहीं कि बस हुलुलुलु कर रहे हैं, इस्तेमाल है, एक्चुअल इस्तेमाल, लेकिन हाँ 99 के ऊपर लगभग ना के बराबर हो जाता है। तो बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। जैसे आयरन मैन 2 में दिखाया था कि उन्होंने बना लिया एक एलिमेंट, तो क्या ये हो सकता है? असंभव नहीं है, फिजिक्स ऐसा नहीं बोला कि नहीं आप बना ही नहीं सकते, लेकिन आप ये समझिए कि अभी हमारा फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो है साइंस का, वो अच्छा है। मतलब सोच लीजिए कि जिस टाइम पीरियोडिक टेबल का मैथमेटिक्स लिखा गया था, हम लोग के पास था ही नहीं एलिमेंट्स भरने के लिए, लेकिन फिर भी पता था कि यहाँ पे एलिमेंट होगा, जगह हो है यहाँ पे तो यहाँ एलिमेंट होगा, लिख के जगह खाली छोड़ के आगे बढ़ो, तो वैसे करके हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी आ रही है। लेकिन अब ये हाई लेवल पे जब पहुंच रहा है कि जहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स बनाना है जो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या अगर एग्जिस्ट करता भी रहा होगा तो उतना लंबा टिकता नहीं है कि हम लोग बाद में उसको कहीं स्टडी कर पाएँ या कहीं खुदाई में पा पाएँ। क्योंकि सर मान लीजिए किसी का अगर हाफ लाइफ है कुछ मिली सेकंड, और मान लीजिए बिग बैंग में वो बन भी गया या सुपरनोवा में बन भी गया, कुछ मिली सेकंड तक ही उसका सिग्नेचर रहेगा, तो आप उसको स्टडी कैसे करोगे? तो इसीलिए समझिए कि हम लोग का फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जा रहा है कि क्वांटम फिजिक्स पे, न्यूक्लियस के अंदर घुस के कि क्या क्या हो रहा है, तिगड़म क्या है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत हाई लेवल का फिजिक्स है। और एक आइलैंड है, मतलब अगर इसको आप सारे एलिमेंट्स को लेते हैं प्लस सारे आइसोटोप को, सिर्फ एलिमेंट लीजिए तो आपको लगा ज़्यादा तो है नहीं, सिर्फ 150 के अंदर है, लेकिन जहाँ आइसोटोप्स जोड़ना जुड़िए हज़ारों का बन जाता है कॉम्बिनेशन, उसका एक ग्राफ बनता है। वो ग्राफ में एक स्टेबिलिटी का लाइन है, तो वो स्टेबिलिटी का लाइन का मतलब होता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट पड़ रहे हैं वो लंबे समय तक टिक सकते हैं, यानी कि 100 साल, 200 साल, 5000 साल, 7000 साल। जो एलिमेंट्स के बाहर जा रहे हैं, कुछ केसेस में वो मतलब समझिए पॉजिटिव डीके कर देता है, कुछ केसेस में वो न्यूट्रॉन डीके कर देता है, तो वो दोनों अनस्टेबल है, मतलब कुछ ही मिनट में स्वाहा हो जाएगा। तो वो हम लोग को दिख रहा है, सारे एलिमेंट जितने हैं पीरियोडिक टेबल में, उनके जितने आइसोटोप हैं, हम लोग एक ग्राफ बनाए। उस ग्राफ में एक अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं डेटा को, तो एक स्टेबिलिटी आइलैंड आ जाता है आगे जाके। अब वो आइलैंड तिगड़म वाला बात है कि क्या मिलेगा वहाँ पे हम लोग को नहीं पता। सारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स उसको जाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई मतलब गारंटी नहीं है कि वो है भी या नहीं, क्योंकि समझिए मैथ में दिख रहा है, और भी मैथ में ऐसा नहीं है मैथ है कि मैथ करके निकाल रहे हैं, वो ऐसा मैथ है कि अरे सारे एलिमेंट्स का अगर डेटा निकालते हैं तो ये यहाँ पे प्रोजेक्टेड है, मतलब गेस कर रहे हैं। और मैंने नीचे बहुत बेहतरीन वीडियो दिया हुआ है, उसको मैं कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ देख लीजिए। तो वही समझे, हम लोग को नहीं पता कि क्या मिला है, क्या ऐसा कुछ मैजिकल रिएक्टर फ्यूल मिल सकता है? असंभव नहीं है, क्योंकि आयरन मैन के केस में आयरन मैन का रिएक्टर बनाने के लिए आपको चाहिए ए न्यूट्रॉनिक फ्यूजन चाहिए। तो ए न्यूट्रॉनिक फ्यूजन अभी हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि हीलियम 3 भले इंसानियत के पास बहुत हीलियम 3 इस्तेमाल होता है क्वांटम कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं, कोई रिएक्टर बनाना नहीं जानता है। तो वैसे समझिए, मतलब और नॉर्मल रिएक्टर तो बना ही नहीं पा रहे, तो फैंसी रिएक्टर कहाँ से बनेंगे? तो क्या पता अगर स्टेबिलिटी आइलैंड में कुछ ऐसा मिल जाए जो हम लोग को न्यूक्लियर फ्यूजन को अचीव करना सिखा देता है, पता नहीं।
तो वो समझिए कि साइंस ऐसा नहीं कि बस बेमतलब का हाथ पैर मार है, पहला सीख जो रहे हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो गई इंसानियत को कि एलिमेंट हम लोग बना दे रहे हैं, वो तो बहुत बढ़िया। और प्लस स्टेबिलिटी आइलैंड में क्या मिल जाएगा भगवान जाने, क्या पता वाइब्रेनियम मिल जाए तो यही समझिए, हम लोग को नहीं पता कि क्या मिलेगा, लेकिन सीखने के मामले में, अंडरस्टैंडिंग के मामले में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सिंथेटिक एलिमेंट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला, आपको समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, चैनल को मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।